So good morning everyone, welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. तो बेसिकली कल की क्लास में अगर हम लोग देखें तो हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर चर्चा की थी। एक बार सभी स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे वहां तक आप सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ। रैंक ऑफ मैट्रिक्स का जो पहला पार्ट मैंने बताया था वहां तक आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर क्लियर हुआ हो तो यस लिख दो जल्दी से। अगर कोई दिक्कत है तो मैं फिर से बताऊं उस बात को। ठीक है। सो जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, मैंने कल भी आपको बताया था कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है उसको आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। जो पहला वाला मेथड था उसमें क्या लूपहोल है, क्या समस्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपको लगा होगा कि सर अगर मान लीजिए 5x5 का मैट्रिक्स आ जाता है तो हमें सबसे पहले 5x5 का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर वो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो आप क्या बोल देंगे कि सर इसका जो रैंक होगा वो 5 होने वाला है। लेकिन अगर वो डिटर्मिनेंट 5x5 का नॉट इक्वल टू 0 नहीं आया, 0 आ गया, तो ऐसे कंडीशन में नंबर ऑफ 4x4 माइनर्स बन जाएंगे। अब एक एक माइनर को चेक करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वहां पर आपको वो मेथड शायद ऐसा लगेगा कि काफी लेंथी मेथड है, काफी बेकार मेथड है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। इसलिए मैं यहां पर दूसरा मेथड इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। और ये दूसरा मेथड बेसिकली क्या बोलता है, इस मेथड को या फिर बोलते हैं कि यहां पर आपको जाना पड़ता है इक्लन फॉर्म के ऊपर। तो मैं बताता हूं क्या होता है ये मेथड। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि मेथड का स्टेटमेंट क्या बोलता है। स्टेटमेंट ये बोलता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन echelon form of matrix is considered as rank of matrix। देखिए क्या बोला गया है कि अगर मैट्रिक्स का इक्लन फॉर्म अवेलेबल है तो उस इक्लन फॉर्म के अंदर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज वही आपके लिए क्या होने वाला है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इक्लन फॉर्म होता क्या है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इक्लन फॉर्म क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूं इक्लन फॉर्म क्या होता है। जैसे सपोज आपके पास में एक मैट्रिक्स दी गई हो। इस मैट्रिक्स के अंदर अगर आपको दिया गया 1 2 3 0 4 1 0 0 6, इसके अंदर आप चेक करेंगे कि जो फर्स्ट रो है उसके अंदर पहले नॉन जीरो एलिमेंट से पहले कितने जीरो है, एक भी जीरो नहीं है। इसके अंदर पहले नॉन जीरो एलिमेंट से पहले कितने जीरो है, एक जीरो है। पहले नॉन जीरो एलिमेंट से पहले कितने जीरो है, दो जीरो। तो आप देख रहे हैं नंबर ऑफ जीरो इंक्रीज करते जा रहे हैं, नंबर ऑफ जीरो इंक्रीज करते जा रहे हैं। बेसिकली इसी को बोला जाता है इक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। मैं वर्ड्स में लिखता हूं, इफ नंबर ऑफ zeros before non-zero element is less than number of zero before non-zero element in next row, then this form of matrix
is known as echelon form of matrix. Echelon form of matrix. तो मैंने आपको बता दिया, देखिए इसमें एक भी जीरो नहीं है, इसमें एक जीरो है, इसमें दो जीरो है, तो नंबर ऑफ जीरो इन करंट रो बिफोर नॉन जीरो एलिमेंट इज लेस देन नंबर ऑफ जीरो इन नेक्स्ट रो बिफोर नॉन जीरो एलिमेंट। अगर ऐसा होता है मतलब इस रो में कितने जीरो है वो अगली रो में कितने जीरो है नॉन जीरो से पहले उससे कम होना चाहिए। और अगर ऐसा ही हर रो के साथ, ऐसा ही हर रो के अंदर सेटिस्फाइड हो रहा हो तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर कि ये जो मैट्रिक्स का फॉर्म है ये इक्विवेलेंट फॉर्म है। इस इक्विवेलेंट फॉर्म में आपको काउंट करना है नॉन जीरो रोज। नॉन जीरो रो का मतलब क्या होता है, एक ऐसी रो जिसके अंदर कोई ना कोई एक एलिमेंट नॉन जीरो हो। जैसा कि थर्ड रो में ये 6 नॉन जीरो है तो इसे नॉन जीरो रो ही बोला जाएगा। सेकंड में ये 2 नॉन जीरो है तो इसे भी नॉन जीरो बोला जाएगा। थर्ड में तो सभी नॉन जीरो है तो वो तो नॉन जीरो रो होगी। एक ऐसा मैट्रिक्स, ये एक ऐसा रो जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए उसे जीरो रो बोला जाएगा। तो क्वेश्चन ये था पहला कि इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होती है वो मैंने डिफाइन कर दिया। अब बोला गया इक्विवेलेंट फॉर्म में आपके अंदर जितने भी नॉन जीरो रोज रहने वाले, इक्विवेलेंट फॉर्म के अंदर जितने भी नॉन जीरो रो रहने वाले हैं उसी को मैट्रिक्स बोलेंगे, उसी को रैंक ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। तो फर्स्ट रो नॉन जीरो, सेकंड रो नॉन जीरो, थर्ड रो नॉन जीरो। तो आप बोल सकते हो सर इसके अंदर 3 नॉन जीरो रोज है इसलिए इसकी रैंक कितनी होने वाली है 3। एक बार बताएंगे ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक बार सभी स्टूडेंट बताएंगे ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि सर एक मैट्रिक्स जो हमें दी जाएगी उसको इक्विवेलेंट फॉर्म में लेकर कैसे जाएंगे। लेट अस सपोज अगर आपके पास में एक मैट्रिक्स है A इक्वल्स टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 31 32 33। इस मैट्रिक्स को, ये जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को आपको लेकर जाना है इक्विवेलेंट फॉर्म में। सो इक्विवेलेंट फॉर्म में कैसे लेकर जाएंगे बेटा? इक्विवेलेंट फॉर्म में इसे ले जाने के लिए हम लोग यूज करते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो पहला पॉइंट हमें समझ में आ रहा है, टू कन्वर्ट जनरल form of matrix to echelon form of matrix, we will use elementary row operation, रिमेंबर कि जब रैंक आप फाइंड कर रहे हैं तो आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करें या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, रैंक आपकी सेम रहने वाली है। मैंने यहां पर लिखा है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, आप कॉलम ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं बट एट अ टाइम सिर्फ एक ही ऑपरेशन, लाइक या तो रो होगा या फिर कॉलम होगा। अगले स्टेप में आप दूसरा ऑपरेशन यूज कर सकते हो। जैसे अभी करंट टाइम में आपने एक ऑपरेशन लगाया R3 इज रिप्लेस बाय R3 माइनस 2R1। सो इसी के साथ आप कॉलम ऑपरेशन ना लगाए, पहले इस ऑपरेशन को परफॉर्म करें फिर आप कॉलम ऑपरेशन लगाए। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन do not alter the rank of matrix। ध्यान रखना एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो आप यूज करेंगे उससे मैट्रिक्स की रैंक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप गिवन मैट्रिक्स की रैंक फाइंड कर रहे हैं या फिर उसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने के बाद में उसकी रैंक फाइंड कर रहे हैं, रैंक वहां पर सेम रहने वाली है। तो अब फिर कैसे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाकर हम लोग इसकी रैंक फाइंड करने वाले हैं, जरा देखिए।
आप सबसे पहले देखिए, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि उनको पता तो है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना है, वो रैंडमली एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते रहते हैं और उनको समझ ही नहीं आता कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो चुकी है या फिर उनकी जो प्रॉब्लम है अभी खत्म नहीं हुई है। उनको कोई ये बताता ही नहीं है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने का भी एक तरीका है, इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट करने का भी एक तरीका है। उनको लगता है कि लाइक रैंडमली जो भी जीरो हो रहा है उसे जीरो बनाते जाओ, ऐसा नहीं होता। आपको यहाँ पर एक सिस्टमेटिक तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा। ये सिस्टमेटिक अप्रोच क्या बोलती है, ये बोल रही है कि सबसे पहले आपको A31 को जीरो बनाना है, सबसे पहले आपको A31 को जीरो बनाना है। तो आप बाय द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन सबसे पहले इसको जीरो बनाएंगे, अभी मैं एग्जांपल से भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला स्टेप किसको जीरो बनाया जाएगा, A31 को। उसके बाद में दूसरा स्टेप देखिए, दूसरा स्टेप आप टारगेट इसे करना चाहेंगे, लेकिन इसको टारगेट करेंगे तो ऐसी कंडीशन में इस रो की जरूरत पड़ेगी, और जब आप इस रो की जरूरत लोगे तो यहां पर ये जो जीरो है ये वापस इसकी वजह से नॉन जीरो हो जाएगा। इसलिए जो सेकंड स्टेप है उसमें आप इसको जीरो बनाएं, अभी मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा। और जो थर्ड स्टेप है बेटा उसके अंदर आप इसको जीरो बनाएं। ये आपका कोर टारगेट होना चाहिए। अगर ये आपका कोर टारगेट है तो आप बड़ी आसानी से रैंक फाइंड कर सकते हो। कैसे, मैं एक एग्जांपल से बताता हूं बेटा, देखना ध्यान से। मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे जस्ट सिंपल एक मैट्रिक्स आपको दी गई है कुछ इस तरह की, 1 2 0 2 3 5 4 7 5, और हमको बोला गया है कि फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। तो पहला तरीका क्या है मेरे पास में, पहला तरीका तो ये है कि मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 3x3 माइनर को चेक कर लूं। अगर 3x3 माइनर मेरे पास में जीरो आ गया तो मैं ये बता दूं कि इसकी रैंक जो है वो 3 से कम है। फिर 2x2 को चेक करूंगा 1 by 1। जब 2x2 को चेक करूंगा 1 by 1, अगर कोई भी 2x2 नॉन जीरो आ गया तो मैं बोल दूंगा इसकी रैंक कितनी है, 2। अगर सारे के सारे 2x2, ये कुछ पावर कट का इश्यू है क्या, मैं विजिबल हूं, एक बार बताएंगे क्या मैं विजिबल हूं, एक बार बताएंगे। ओके ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमने क्या बोला यहां पर कि अगर 3x3, देखिए मैं पहले वाले मेथड नंबर 1 से मैं सॉल्व करके बताता हूं आपको। मेथड नंबर 1 से कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इस 3x3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 1 2 4 2 3 7 0 5 5। आपने बोला सर अगर इसको सॉल्व करना तो सॉल्व करने का तरीका देखो, 1 डिवाइडेड बाय A11 की पावर 3 माइनस 2। अंदर देखिए 3 माइनस 4 माइनस 1, देखिए 5 माइनस 0 5, ये मेथड में सिखा चुका हूं। 7 माइनस 8 माइनस 1, 5 माइनस 0 5, और आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। इसका मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज लेस देन 3। अब 2x2 उठाओ, पहला 2x2 लिया आपने 1 2 2 3, इसको जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है 3 माइनस 4, ये तो नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो आपने डिक्लेयर कर दिया रैंक इक्वल्स टू 2। एक बार बताएंगे पहला मेथड क्लियर हुआ, एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे बेटा पहला मेथड क्लियर हुआ। ओके 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 ओके। अब दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा मेथड जो है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है अभी आपको समझ में आएगा। सो अगर आप देखें यहां पर दूसरे मेथड को, तो दूसरे मेथड के अकॉर्डिंग मेथड नंबर 2, देखिए सबसे पहले इसको जीरो बनाना है। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से ऑपरेशन यूज कर सकते हैं एक दिन। तो अगर इसको मुझे जीरो करना है तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। मैं एक ऑपरेशन लगा सकता हूं, R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस 2R2। ओके, मैं एक ऑपरेशन लगा सकता हूं, R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस 4R1। ये दोनों के दोनों हमारे पास में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है, और ये मैंने आपको जब डिटर्मिनेंट पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, 4 ऑपरेशन ऐसे बताए थे, 4 ऑपरेशन मैंने ऐसे बताए थे। तो बेसिकली ये ऑपरेशन यहां पर लगाए जा सकते हैं। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, इसके अलावा एक और ऑपरेशन है जिसको आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा, विच इज R3 इज रिप्लेस्ड बाय R2, क्या बोल सकते हो, R3 माइनस R2 प्लस 2R1। सो जब मैं यहां पर देख रहा हूं बेटा इस ऑपरेशन को, तो इसमें ये वाला नंबर 0 हो रहा है। जब मैं इस ऑपरेशन को देख रहा हूं इसमें भी ये वाला नंबर 0 हो रहा है। लेकिन जब मैं इस ऑपरेशन को देख रहा हूं तो इसके अंदर पूरी रो 0 हो गई।
तो आप किसको प्रेफर करेंगे, इसको प्रेफर करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें ये स्ट्राइक नहीं किया और हमने इसको प्रेफर कर लिया, तो तब भी आपका आंसर आएगा, पर हो सकता है आपके आंसर में एक स्टेप ज्यादा लगाना पड़े। तो ये चीज आपको समझनी है कि ऑपरेशन आप सही यूज करें, ऑपरेशन आप सही यूज करें, आपका आंसर जरूर आएगा, आपके आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि कभी कभी मैंने जो ऑपरेशन यूज किया उसमें 2 ऑपरेशन के बाद ही आंसर आ जाए, आप जो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं उसमें 4 ऑपरेशन लगाने पड़ जाए, बट जो प्रोसेस है अगर उस पर आप फोकस करोगे तो आपका आंसर कहीं नहीं जाएगा। अब देखिए ये वाला ऑपरेशन अगर आप लगा दोगे तो आपके पास जो सिमिलर मैट्रिक्स आएगी उसमें ये हो जाएगा बेटा 0, ये भी हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0। इतना लिखने के बाद में अब अगला टारगेट देखिए, हमारा टारगेट तो इसको 0 बनाना था, पर कॉम्प्लीमेंट्री ये भी 0 हो गया तो अच्छी बात है ना, क्या दिक्कत है। अब आप क्या करेंगे, इसको 0 बनाने जाएंगे। इसको 0 बनाने के लिए क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस 2R1। सो बेसिकली ऐसा अगर आप करते हो तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपके पास में -1 और ये हो जाएगा आपके पास में 5, ये 1 2 0। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर कितने 0 है, एक भी नहीं है। इसके अंदर कितने 0 है, एक 0 है। इसके अंदर कितने 0 है, 3 0 है। तो ये इक्विवेलेंट फॉर्म आ चुकी है आपके पास में। अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है सर इसके अंदर एक 0 तो है, मैंने कहा उसको नहीं काउंट करते, बिफोर नॉन 0 होना चाहिए। नॉन 0 से पहले एक भी 0 नहीं है, नॉन 0 से पहले एक 0 है और ये पूरी की पूरी रो ही 0 है। तो आप देख रहे हैं नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, इसका मतलब आप इक्विवेलेंट फॉर्म में आ चुके हो। अगर इक्विवेलेंट फॉर्म में आ चुके हो तो ये नॉन 0 रो, सेम नॉन 0 रो, और ये बन गए बेटा आपके पास 0 रो। तो फाइनली आपको समझ में आ गया रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 2। तो आप किसी भी मेथड को प्रेफर करें आपका आंसर जरूर आएगा, लेकिन आप ध्यान रखना कि आपको ये मेथड भी जानना जरूरी है और आपको ये मेथड भी जानना जरूरी है, दोनों जरूरी है। एक बार बताएंगे सभी स्टूडेंट्स ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एक बार बताएंगे बेटा सभी स्टूडेंट्स ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। मैं कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल आपको करवा देता हूं जिससे कि आपको समझ में आए किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए था हमें। इतना लेट से कैसे ज्वाइन कर रहे हो, 20-20 मिनट लेट हो रहे हो। हम्म, कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल करवा देता हूं, जस्ट अ सेकंड, एक बढ़िया से एग्जांपल निकालते हैं। देखो डिजाइन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो पहले से अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है, एग्जाम में पूछा गया है। एक मैट्रिक्स दिया गया आपको ए और ये दे रहा है 1 2 3 6 2 4 2 8 2 4 2 8 3 3 1 7 3 3 1 7 0 2 3 5 0 2 3 5। ये एक मैट्रिक्स है जिसके लिए हमें रैंक फाइंड करना है, एक मैट्रिक्स है जिसके लिए हमें रैंक फाइंड करना है। अब जरा समझना कैसे मैं रैंक फाइंड कर रहा हूं, जरा समझना मैं रैंक कैसे फाइंड कर रहा हूं। सबसे पहली चीज तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सर मैं मेथड नंबर 1 से इसको सॉल्व करूं, तो मेथड नंबर 1 के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर मेथड नंबर 1 के लिए आपको यहाँ पर 4x4 को सॉल्व करना है। जैसे आप 4x4 को सॉल्व करेंगे, अगर 4x4 नॉट इक्वल टू 0 आ गया, अगर 4x4 नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर 4x4 इक्वल टू 0 आ गया तो अब आपको 3x3 के जितने भी माइनर है उनको सॉल्व करना पड़ेगा। अब 4x4 का तो आपने एक बार सॉल्व कर लिया, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो रैंक 4 हो गई। लेकिन अगर वो इक्वल टू 0 आ गया तो फिर 3x3 के नंबर ऑफ माइनर्स यहाँ पर बन रहे हैं, और नंबर ऑफ माइनर्स अगर यहाँ पर बन रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम लोग मेथड नंबर 2 प्रेफर करके देखते हैं। मेथड नंबर 2 में आपको सिखाया गया है कि सबसे पहले इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए आपके पास क्या क्या ऑपरेशंस जो आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहे हैं, मेरे ख्याल से एक दिखाई दे रहा होगा आपको, R4 इज रिप्लेस्ड बाय R4 माइनस 2R3। एक आपको दिखाई दे रहा होगा R4 इज रिप्लेस्ड बाय R4
माइनस 3R2। एक आपको दिखाई दे रहा होगा R4 इज रिप्लेस्ड बाय R4 माइनस 6R1। 6R1। अब अगर आप यहां पर देखें तो इसके अलावा आपको एक और मेथड दिखाई दे रहा है, R4 इज रिप्लेस्ड बाय R4 माइनस R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आप इसको ध्यान से देखें, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इस मेथड, इस ऑपरेशन की मदद से ये पूरी रो एक साथ जीरो हो रही है, ये पूरी रो एक साथ जीरो हो रही है। सो फाइनली आप क्या बोल सकते हो कि सर इस ऑपरेशन को प्रेफर करो, इन तीन को रहने दो। अगेन मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर आप इनमें से भी कोई प्रेफर कर लेते हैं तो भी आपका आंसर आएगा, ऐसा नहीं आपका आंसर नहीं आएगा। तो आपने बोला सर यहां से आ रही है तो आ रही है 0 0 0 एंड 0। अब दूसरा पॉइंट देखिए बेटा, दूसरा पॉइंट देखिए। अब हमें इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है तो आपके पास में बहुत सारे ऑपरेशन है, लेकिन आप ध्यान से देखिए, अगर यहां पर 1 दिखाई दे रहा हो तो कोशिश कीजिए R1 की मदद से सबके ये जो फर्स्ट एलिमेंट है उनको जीरो बना दो। कैसे? R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस 3R1। देखो अगर ये एलिमेंट अगर 1 होता है ना तो उसका बेनिफिट मिलता है 3 मल्टीप्लाई बाय R1, और साथ में ये भी लगा दो R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस 2R। तो इस एलिमेंट के 1 या -1 होने के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। अगर ऐसा हो रहा हो तो इस तरह के ऑपरेशन प्रेफर करें जिससे कि ये भी जीरो हो जाए और ये भी जीरो हो जाए। तो अगर मैं इस ऑपरेशन के हिसाब से देखूं तो R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो 2 माइनस 6 इज -4, 1 माइनस 9 इज -8, 3 माइनस 0 इज 3। इसमें देखिए आप 4 माइनस 4 इज 0। इसमें देखिए आप 3 माइनस 6 इज -3, 2 माइनस 0 इज 2, और ये बन गया आपके पास 1 2 3 0। अब देखिए, अब आप एक ऑपरेशन लगा रहे हैं जिसमें आपने R2 को रिप्लेस कर दिया R3 से, तो ये मैट्रिक्स जो है कुछ ऐसे दिखाई दे रही है 0 0 0 0। ये बन जाएगी 0 0 -3 2। ये बन जाएगी 0 -4 -8 3 1 2 3 0। अब काउंट कीजिए इसके अंदर कितने जीरो है, एक भी नहीं, बिफोर नॉन जीरो। इसमें कितने हैं, एक। इसमें कितने हैं बेटा, दो। इसमें कितने हैं, चार। इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब आप इक्लन फॉर्म में आ चुके हो। इक्लन फॉर्म में अगर आ गए हो तो एक नॉन जीरो, दो नॉन जीरो, तीन नॉन जीरो, तो आपने बोल दिया रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 3। बोलिए पॉइंट क्लियर हुआ है नहीं हुआ सब स्टूडेंट्स? सो मेरी अप्रोच को आप देखिए किस तरीके से सर सोच रहे हैं। ये ऑपरेशंस याद नहीं किए जा सकते। एक एग्जांपल और करवा देता हूं बेटा, एक एग्जांपल और करवा देता हूं जो एग्जाम में हमसे पूछा गया है। देखिए -1 2 3 5, -1 2 3 5, 2 -5 2 -5 2 -5 -8 12, -8 और 12। नेक्स्ट दिया गया आपको 3 1 5 3 1 5 -1। नेक्स्ट दिया गया आपको -2 2 6 -2 2 2 6। अच्छा क्या आप ट्राई करना चाहेंगे? 1 मिनट क्या आप लोग ट्राई करोगे इसकी रैंक? तब तो मैं वेट करूं, अदरवाइज मैं ही सॉल्व कर देता हूं। क्या आप लोग ट्राई करने की कोशिश, मतलब कोशिश करोगे क्वेश्चन को रैंक फाइंड करने का? ओके ट्राई करो। सो ट्राई करने के लिए मैं आपको 1 मिनट देता हूं, इससे ज्यादा टाइम तो आप लोग जानते हैं कि है ही नहीं अपने पास।
1 मिनट में तुम्हारे लिए ये लो 18 सेकंड एक्स्ट्रा दे दिए, है ना। एक बार ट्राई करके देखो, एक बार। 1 मिनट से ज्यादा टाइम तो हमारे पास होता ही नहीं है, तो कैसे देंगे। क्वेश्चन अगर आधा ही हो पाए तो कोई बात नहीं, जितना होता है उतना ही बता देना। चलिए ठीक है, अब बोर्ड पर देखेंगे, अब बोर्ड पर फोकस करेंगे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहली चीज तो सर, इस तरह का कोई ऑपरेशन दिखाई नहीं दे रहा होगा कि लाइक R1 R2 R3 तीनों की मदद से सब एक साथ जीरो हो जाए। जब इस तरह का ऑपरेशन नहीं दिखाई दे रहा हो तो आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि यहाँ पर 1 है या नहीं है। तो यहाँ पर -1 आ रहा है, यहाँ पर -1 आ रहा है, तो आप इस तरह के ऑपरेशन यूज करें कि ये सब एक साथ जीरो हो जाए। देखो कैसे, R4 इज रिप्लेस्ड बाय R4 प्लस 5R1, R3 is replaced by R3 plus 3R1, R2 is replaced by R2 plus 2R1। तो ये जो मैट्रिक्स A बनने वाला है, ये कैसा बनेगा, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये बन जाएगा 0 प्लस 5R1, तो ये -12 है, ये +10 होगा, कितना बन जाएगा यहाँ पर -2, यहाँ पर कितना -5 -1, तो ये आपके पास में मल्टीप्लाई बाय 5 होगा 15, तो ये बन गया आपके पास में +14। ये देखिए 6, ये कितना हो जाएगा आपके पास -10, तो 6 - 10 ये बन गया आपके पास 2। अब देखिए ये बन गया आपके पास में 0, ये आपके पास -8 प्लस 6 -2, ये 5 प्लस 9 14, ये देखिए 2 -6 -4, ओके ओके लेट मी वेरीफाई, 2 -6 -4, तो फिर यहां पर कितना आ रहा था, यहां पर भी देखो जरा एक बार, 6 -4 +2, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस नंबर की बात करते हैं, इस नंबर की अगर बात करेंगे तो यहां पर आपने क्या किया है, ओहो यहां देखो, यहां गलती हो गई, यहां देखो गलती हो गई, ये वाला ऑपरेशन है ना अपना, तो ये बन जाएगा 6 -10 -4, अभी ठीक है, अभी ठीक है। अब देखिए यहां पर 2 -2 0 -4 प्लस 4 -1 1 प्लस 6 7 2 -4 -2, अभी ठीक लग रहा है, -1 2 3 -2। ये मैट्रिक्स आपके सामने आ गई। अब इस मैट्रिक्स को अगर आप ध्यान से देखें तो आप ऑपरेशन लगा सकते हो कि सर ये तो है R4, तो आप एक ऑपरेशन लगाएंगे, R4 इज रिप्लेस्ड बाय R4 -2R2, R4 इज रिप्लेस्ड बाय, R4 का तो हो गया, अब R3 का लगा दो, R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 -2R2। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये 0 0 0 एंड 0 0 0 0 एंड 0, ये बन रहा है 0 -1 7 -2, ये बन रहा है -1 2 3 -2। अब अगर आप देखें तो इसमें एक भी 0 नहीं है, इसमें एक 0 है, इसमें 4 0 है, इसमें 4 0 है, तो आपने क्या बोला सर, नॉन जीरो नॉन जीरो, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 2। जरा बताएंगे ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जरा बताएंगे बेटा ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, अगर कोई डाउट है तो बताओ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो बताओ।
क्लियर है? चलिए, तो पहला पॉइंट था आपका रैंक कैसे फाइंड करते हैं बेटा, वो मैंने आपको बता दिया रैंक कैसे फाइंड करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है रैंक क्यों फाइंड करते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, रैंक क्यों फाइंड करते हैं। तो बेसिकली अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस के ऊपर। तो अब आपको समझ में आएगा कि रैंक क्यों फाइंड की जाती है। सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। देखिए, सबसे पहले तो इन इक्वेशंस पर जाने से पहले मैं आपको टू डायमेंशनल एक्स वाई प्लेन के अंदर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा वो याद दिलाता हूं। आपके पास में एक इक्वेशन हुआ करती थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, और यहां पर मान लीजिए x प्लस 2y इक्वल्स टू 1। ऐसे बना लिया हमने कोई भी इक्वेशन। मैं या पहले तो इसको जीरो मान लेते हैं, चलिए जीरो, इसको जीरो मान लिया हमने। अब अगर आप देखें तो ये लाइंस कैसी होगी, थोड़ा सा बोर्ड पर फोकस करना। मैं बहुत 11th 12th की चीजें आपको पहले सिखा रहा हूं ताकि आप इन चीजों को इंप्लीमेंट कर सके। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन के लिए आपको 2 पॉइंट की जरूरत है। एक बार x को जीरो कर दो, जब x जीरो होगा तो y की वैल्यू भी कितनी आ रही है, जीरो। एंड एक बार y को जीरो कर दो तो वो भी सेम पॉइंट आने वाला। तो एक बार x को 1 कर दो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। हालांकि आप डायरेक्टली बोल सकते हो y बराबर माइनस ऑफ एक्स है, ये y बराबर माइनस ऑफ एक्स है, तो आपको लाइन वैसे भी पता है, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ इस तरीके से फाइंड करके बता रहा हूं ताकि आप चीजों को थोड़ा सा बेहतर तरीके से सीख पाओ। कुछ पॉइंट है जिसकी वजह से ये डिस्कस किया जा रहा है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया आपके पास में। दूसरा पॉइंट आ जाएगा आपके पास में एक्स कितना आ रहा है, +1, और वाई कितना आ रहा है, -1। अगर एक्स की वैल्यू 1 होगी तो वाई की वैल्यू भी आपके पास कितनी आ जाएगी, -1। तो एक्स की वैल्यू +1 यहाँ पर, -1 यहाँ पर, तो ये लाइन चली गई ऐसी। तो आपने लिख दिया सर ये है x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। इसको देख लो, इसका एक पॉइंट तो 0,0 होगा। दूसरा पॉइंट देखो, अगर x बराबर 1 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/2। क्लियर है? तो y की वैल्यू यहाँ का ये लाइन देखो कुछ ऐसे जा रही होगी। इस लाइन को आपने लिख दिया x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। सो अगर इन दोनों लाइंस का मुझे सॉल्यूशन फाइंड करना है तो हमने बोला कि सर ये दोनों लाइन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो जो सॉल्यूशन आ रहा है वो कैसा सॉल्यूशन आ रहा है, वो सॉल्यूशन आ रहा है मेरे पास में यूनिक सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन आ रहा है बेटा वो कैसा सॉल्यूशन आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन। अब अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है तो फाइनल सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 0। इसे बोला जाता है जीरो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन रिप्लेस मेथड कैसे यूज करें, रिप्लेस मेथड विक्रांत, रिप्लेस मेथड किसके लिए विक्रांत, किसके लिए चर्चा कर रहे हो, मैंने पढ़ा नहीं आपका कमेंट। ये देखो, रैंक के लिए मैंने आपको 2 मेथड बताए, जरा बताएं किसकी बात कर रहे हैं आप। तो आप आपका कमेंट तो आ नहीं रहा, तो वेट करने से कोई फायदा नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्या आप इन सब चीजों की बात कर रहे हो विक्रांत, क्या आप इन सब चीजों की बात कर रहे हो। अरे रिप्लेस नहीं है, ये होते हैं एलिमेंट्री, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। आप डे 1 से क्लास कर रहे हैं विक्रांत, मेरी डे 1 से क्लास कर रहे हैं। आपको याद होगा डिटर्मिनेंट जब मैंने पढ़ाया था उस टाइम पर मैंने कहा था कि 4 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है ना, 4 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है जिनके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है। वहां पर मैंने चारों ऑप्शंस बताए थे।
तो वही तो यूज कर रहा हूं मैं। देखो मैंने बताया था कि क्या क्या यूज कर सकते हो आप, किसी भी रो को किसी भी दूसरी रो से रिप्लेस कर दो। आप यूज कर सकते हो किसी भी रो को आर आई किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी रो को रिप्लेस कर सकते हो आर आई प्लस के आर जे से, किसी भी रो को रिप्लेस कर सकते हो केवल आर आई प्लस के टू आर जे। ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस होते हैं। इनका डिटर्मिनेंट पर क्या इफेक्ट होता है ये भी मैंने बताया था, और अब बता रहा हूं कि मैट्रिक्स पर इनका, ये ऑपरेशन जब मैट्रिक्स पर लगाते हैं तो वहां से एक सिमिलर मैट्रिक्स आती है और उसकी रैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कोई सा भी ऑपरेशन आप यूज कर सकते हो, है ना। सो फिर भी इन चीजों पर अगर आपको ज्यादा क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स की जरूरत पड़ती है तो देखिए आपके पास दो ऑप्शन, अगर आपको कोई डाउट रह जाता है कि सर मेरा डाउट क्लियर नहीं हो पाया, तो आपको मैंने मेरा नंबर भी दे रखा है, आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको टाइम दूंगा, हम लोग फोन पर बात करके भी अपना डाउट क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। दूसरा, 8 बजे आपके लिए यूट्यूब पर क्लास रखिए जिसके अंदर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, तो इस तरह के बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैं वहां पर करवा दूंगा ना, तो अपने आप ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए, क्योंकि ये तो सिर्फ 2 ही घंटे की क्लास है, तो हम कोशिश करते हैं कि जितने कॉन्सेप्ट हो सके सारे सीख ले यहीं पे। तो क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल ही बताता हूँ और फिर उसके बाद में आपको 8 बजे मिलेंगे हम वापस। सो ये देखिए यूनिक सॉल्यूशन है, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जीरो, इसे बोलते हैं हम लोग जीरो सॉल्यूशन। अब मान लीजिए यही प्रॉब्लम अगर कुछ ऐसी होती, x प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू जीरो, तो आप कहेंगे सर x प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो लाइन तो ये है, x प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो लाइन तो ये है, और 2x प्लस 2y इक्वल्स टू जीरो लाइन भी है। तो यहां पर अगर दोनों लाइंस के सॉल्यूशन में फाइंड करना चाहूं तो ये तो इनफाइनाइट पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। आप क्या बोलेंगे, यहां पर कैसे सॉल्यूशन आ रहे हैं आपके पास में, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ रहे हैं। जरा देखिए, अभी यहां से मैं एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट बनाने वाला हूं जो आपने कभी ऑब्जर्व किया ही नहीं होगा, अभी बना नहीं है, अभी बनाएंगे। क्लियर है इतनी बात। चलिए, अब मान लीजिए आपके पास में कुछ इस तरह का केस दिया गया हो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, x प्लस 2y इक्वल्स टू लेट अस सपोज 1। तो हमने कहा अगर इसको डील करें, अगर इसको डील करें तो यहां से जो पॉइंट आएगा उसमें एक बार बेटा x को 0 मान लो तो y की वैल्यू 1, एक बार y को 0 मान लो तो x की वैल्यू 1। तो आपने बोला 1,0 और 0,1 ये लाइन जा रही है सर कुछ ऐसे, यहाँ लिख दो x प्लस वाई। आप सोच रहे होंगे सर ये बच्चों जैसी चीजें क्यों बता रहे हो, बेटे इनका कारण है, अभी बताऊंगा, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। यहाँ पर पॉइंट फाइंड करोगे, एक बार x को 0 मान लो तो y की वैल्यू 1/2, अगर एक बार y को 0 मान लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो 0,1/2 आई थिंक यहां से कहीं से जाएगा, और ये वाला पॉइंट, ये लाइन चली गई कुछ ऐसे। तो ये लाइन कौन सी है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 1। ये देखिए इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको बोला जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। तो इन दोनों लाइंस के लिए यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, लेकिन ये जो सॉल्यूशन था बेटा ये जीरो सॉल्यूशन था, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जीरो। पर ये जो सॉल्यूशन है ये जीरो सॉल्यूशन नहीं है, ओरिजिन पर नहीं मिल रहा है ये सॉल्यूशन, ये ओरिजिन के अलावा किसी भी पॉइंट पर आपको मिल सकता था। क्लियर है। इसी में अगर मैं एक और केस लिखूं यहाँ पर, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 2। जब आप इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करेंगे तो आप बोलेंगे सर एक लाइन तो आ रही है ऐसी और दूसरी लाइन आ रही है इसके ऊपर, तो हमने बोला इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और इस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में फर्क है, इसमें ओरिजिन इंक्लूड है, मतलब जीरो सॉल्यूशन इंक्लूड है, पर इसमें जीरो सॉल्यूशन इंक्लूड नहीं है। एक और केस बन सकता है आपके पास में, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। तो हमने बोला कि सर यहां से जो पॉइंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 0,1 और 1,0, यहां से जो पॉइंट आ रहे हैं बेटा वो आ रहे हैं 0,2 और 2,0। तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे सर एक लाइन तो जा रही है ऐसी, ये हो गई आपके पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, एक लाइन जा रही है ऐसी, ये हो गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। दोनों पैरेलल लाइन है तो कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो आपने बोल दिया नो सॉल्यूशन। तो आपने क्या बोल दिया यहाँ पर, नो सॉल्यूशन।
चलिए बेटा बताएं, इतना पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब इसको हम एक दूसरे तरीके से ऑब्जर्व करेंगे। ये आप लोग 11th 12th क्लास में पढ़ लेते हो ज्योमेट्री के अंदर, 2D ज्योमेट्री के अंदर, लेकिन अब हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, मतलब अगर एक्स वाई एंड जेड आ जाए तो फिर इन चीजों को कैसे डील करना है ये जानना चाह रहे हैं। एक्स वाई और जेड आ जाए तो ऐसी कंडीशन में इन चीजों को कैसे डील करना बेटा, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इसके ऊपर चर्चा करने के लिए पहले तो आपको सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन को डील करना पड़ेगा। होती कैसी है, a11x प्लस a12y प्लस a13z इक्वल्स टू b1, a21x प्लस a22y प्लस a23z इक्वल्स टू b2, a31x प्लस a32y प्लस a33z इक्वल्स टू b3। देखिए इस सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन को मैं इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मैं बोल रहा हूं कि इनके जितने भी कोफिशिएंट है, इनके जितने भी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है, उसको एक मैट्रिक्स ए में लिख दो। तो ये बन जाएगा a11 a12 a13 a21 31 22 32 23 33। अगर x की हम लोग बात करें तो जितने भी वेरिएबल्स है उनको इस वेक्टर x में लिख दो, x y एंड z। अगर हम बात करें कांस्टेंट्स जो दिए गए हैं राइट हैंड साइड में, उन्हें लिख दो यहां पर b1 b2 b3। तो बेसिकली ये बन गया आपके पास में, ध्यान से देखो, ये बन गया आपके पास में, ये जो आपको सिस्टम दिया गया है, इस सिस्टम को मैं ऐसे लिख सकता हूं। ध्यान से देखो, इस सिस्टम को मैं लिख सकता हूं a11 a12 a13 a21 22 23 a31 32 33 और यहां पर आ जाएगा आपके पास में x y z और यहां पर आ जाएगा आपके पास में b1 b2 b3। क्लियर है इतनी बात? सो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपने कहा कि सर फर्स्ट रो को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी और इक्वल्स टू में क्या आ गया b1। सेकंड रो को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये b2 के बराबर आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन बन गई। थर्ड रो को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये b3 के बराबर आ जाएगा और तीसरी इक्वेशन बन गई। कहने का मतलब यही है कि जो आपके पास में फॉर्मेट यहां पर दिखाई दे रहा है उसको आपने किस फॉर्मेट में लिख दिया, यहां पर मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर मेंशन कर दिया। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि ये जो सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया गया है, इसको अगर आप इस तरीके से भी लिख देते हैं तो भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। दोनों एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों जो है वो एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको इसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब सुनिए नेक्स्ट पॉइंट, अब सुनिए नेक्स्ट पॉइंट। तो हमने कहा सर इसको मैं लिख सकता हूं कैपिटल ए, इसको मैं लिख सकता हूं कैपिटल एक्स इक्वल्स टू कैपिटल बी। तो हमेशा ध्यान रखना ax इक्वल्स टू बी, ये रिप्रेजेंट करता है सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस को। अब आओ जरा पीछे, सर ये क्यों करवाया था हमें? ध्यान से देखो, ये भी तो वही केस है, ये भी तो वही केस है, बस यहां पर इक्वेशन दो है, वेरिएबल दो है, इक्वेशन दो है, वेरिएबल दो है। तो इसको अगर मैं ध्यान से लिखूं तो इसको शायद ऐसा लिखा जा सकता है 1 1 1 2। यहां पर आ गया x y इक्वल्स टू 0 0। हमने कहा दूसरे केस को देखो जरा, दूसरे केस को लिखा जा सकता है 1 1 2 2 x y इक्वल्स टू 0 0। हमने कहा तीसरे केस को देखो, तो तीसरा केस भी बिल्कुल ऐसा ही दिखाई दे रहा है 1 1 1 2 और यहां पर आ गया आपके पास में x y इक्वल्स टू 1 1। हमने कहा फोर्थ केस को देखो, ये इसका डायग्राम हो गया, इसका डायग्राम इधर है। फोर्थ केस कहां लिखे, यहां लिख देते हैं 1 1 2 2 एक्स वाई इक्वल्स टू 1 2। इसके लिए देखो 1 1 1 1 एक्स वाई इक्वल्स टू 1 2। सो पांचों एग्जाम्पल के लिए मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी। अब जरा देखो ये कौन है, यही तो आपका मैट्रिक्स ए था,
ये कौन है? यही तो आपका मैट्रिक्स ए था। सो अगर इस मैट्रिक्स ए की रैंक आपसे पूछी जाए, इस मैट्रिक्स ए की रैंक अगर आपसे पूछी जाए, तो आपका कॉमन सेंस ये बोलता है कि सर इसका डिटर्मिनेंट पता कर लो, 2 - 1 कितना आ रहा है आपके पास में, नॉट इक्वल टू 0। तो आपने क्या बोल दिया, रैंक ऑफ ए कितना होना चाहिए? जरा बताओ, रैंक ऑफ ए कितना होना चाहिए? शिवम 2, ऑफ कोर्स 2 होना चाहिए ना, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया। इसका जो डिटर्मिनेंट है बेटा वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो आपने बोला, मैं कलर बदल देता हूं ताकि आपको ये अलग से दिखता रहे जो अब मैं लिखने जा रहा हूं। तो आपने बोला सर रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 2। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं इसमें, एक्स और वाई 2, इक्वल्स टू एन। तो यहां पर रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू एन आ रहा है। रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू एन आ रहा है। इसके पास आओ, इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो कितनी है? इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो कितनी है? इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो कितनी है? सबको दिखाई दे रही है, 2 - 2। इसका डिटर्मिनेंट तो 0 है, तो रैंक क्या होनी चाहिए, 1। सो आप बोलेंगे सर रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 1। वेरिएबल कितने बेटा, 2। सो रैंक ऑफ ए लेस देन एन। रैंक ऑफ ए लेस देन एन। इधर आ जाओ आप जल्दी से। देखिए जब भी आपके पास में इक्वल टू 0 नहीं होते हैं, तो आप एक और मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, 1 1 1 2, और ये वाला हिस्सा इसी मैट्रिक्स को दे देते हैं 1 1। तो सबसे पहले तो मैं आपसे इस 2 × 2 मैट्रिक्स की रैंक पूछूंगा। ये मैट्रिक्स होती है ए, इसे बोलते हैं ए मैट्रिक्स। तो 2 × 2 की जो रैंक आएगी वो देखिए 2 - 1 नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो आप बोलेंगे सर यहां पर रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू है 2। और ये जो मैट्रिक्स है ना कंबाइंड, जिसमें ये बी भी आ गया, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स ए बी। इसे बोलते हैं मैट्रिक्स ए बी। मैं अलग से अच्छे तरीके से भी लिखूंगा इन चीजों को। तो इसकी रैंक अगर आप फाइंड करोगे, तो ये आपके पास एक 2 × 3 का मैट्रिक्स है। तो इसका ये 2 × 2 माइनर नॉन जीरो है, तो ऑफकोर्स इसकी रैंक भी कितनी रहने वाली है, 2 ही रहने वाली है। तो आपने बोला सर रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू एन। अभी कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बहुत अच्छे लेवल पे बिल्ड होने वाला है। अब जरा इसके पास आ जाओ। जब आप इसके पास आओगे तो आपने बोला सर 1 2 1 2 1 2। सबसे पहले ए की रैंक देखो, ए की रैंक कितनी है, ये तो 0 आ रहा है। और अगर ए बी की रैंक देखोगे, ए बी की रैंक देखोगे तो जितने भी 2 × 2 है वो सारे 0 हो रहे हैं। तो आप बोलोगे सर रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू 1। इसका मतलब रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी बट लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। हमने कहा उसके पास जाओ जरा, इसके बाद जगह नहीं बची, इधर लिख देता हूं ना। जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 1 1 1 1 1 2। तो अगर आप ए मैट्रिक्स को देखेंगे तो उसकी रैंक तो आ रही है 1। लेकिन अगर आप ए बी मैट्रिक्स को देखेंगे तो देखो ये 2 × 2 नॉन जीरो आ रहा है। तो आपने बोला सर ए बी की रैंक जो आ रही है वो आ रही है 2। तो आपने बोला सर यहां पर रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी है। यहां पर रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी है। मेरे ख्याल से बेटा ये पांचों केस आपको समझ में आ गए होंगे। रैंक से कंपेयर करके देखो, पहले मैंने सिंपल तरीके से जो हमको आता था उससे सॉल्व किया और वहां से कुछ रिजल्ट बनाए, फिर मैंने इसको रैंक से कंपेयर करके एक नया कॉन्सेप्ट बनाया। सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी बेटा कि अगर आप मुझे बोलते हो एक्स वाई जेड कि सर एक्स वाई जेड में रैंक ऑफ ए अगर इक्वल्स टू एन है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, हम तो नहीं मानते, आप ड्रॉ करके बताओ। अब मैं एक्स वाई जेड में कैसे ड्रॉ करके बताऊंगा? इसलिए पहले हम दो वेरिएबल जो जानते हैं ना उसकी मदद से सीखे, फिर हमने कॉन्सेप्ट बनाया और अब हम इसको अप्लाई कर देंगे एक्स वाई जेड के अंदर। अरे जब आपके पास कोई n × n का क्वेश्चन आता तो आप बोलते नहीं यार n = 2 मान लो, 2 वाला सॉल्व कर लो और n × n वाला हम लोग जनरलाइज वे में लिख देंगे कि हाँ ऐसा कुछ होता है। तो भाई वही कॉन्सेप्ट यहां पर मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूं। तो 2 × 2 से कॉन्सेप्ट बनाया
अब ये कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, इस ए एक्स इक्वल्स टू बी को ले चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखो ए एक्स इक्वल्स टू बी, इसके दो पार्ट बनते हैं। अगर मैं बात करूं फर्स्ट पार्ट की, तो फर्स्ट पार्ट ये बोलता है कि अगर आपके पास में b इक्वल्स टू 0 हो जाए, या फिर ax इक्वल्स टू 0 हो जाए, अगर आपके पास में b इक्वल्स टू 0 हो जाए या फिर ax इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका क्या मतलब है, बेसिकली अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इसे बोला जाएगा होमोजीनियस सिस्टम। इसका मतलब यह है, बी जीरो होने का मतलब क्या है, बी जीरो होने का मतलब है ये जीरो ये जीरो ये जीरो, मतलब इक्वल्स टू में जीरो आना चाहिए। सर यहां पर देखो इक्वल्स टू में जीरो आ रहा था, यहां पर देखिए इक्वल्स टू में जीरो आ रहा था। अगर इक्वल्स टू में जीरो आ रहा है तो इसका सिंपल सा मीनिंग यह है कि वो इस केस और इस केस की बात कर रहा है। अगर इक्वल्स टू में जीरो होता है तो ये दो केस बन सकते हैं, और दोनों केस की खास बात यह है कि इसमें सॉल्यूशन मिल रहा है यूनिक, इसमें सॉल्यूशन मिल रहा है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सो पॉइंट यह है आपके पास में कि दोनों ही केस में सॉल्यूशन मिल रहे हैं, दोनों ही केस के अंदर आपको सॉल्यूशन मिल रहे हैं। अगर दोनों ही केस के अंदर आपको सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो वो सिस्टम जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है उसे बोला जाता है कंसिस्टेंट सिस्टम। उसे क्या बोला जाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपका होमोजीनियस सिस्टम है तो वो कैसा होने वाला है, कंसिस्टेंट सिस्टम। सो होमोजीनियस सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन मिल रहा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब भी सॉल्यूशन मिल रहा है। सो कुल मिला के सॉल्यूशन तो मिल ही रहा है, इसलिए हम लोग उसे क्या बोलने वाले हैं कि ये आपका एक कंसिस्टेंट सिस्टम होने वाला है। अब इसमें दो केस बनेंगे बेटा, दो केस बनेंगे। पहला केस, अगर मान लीजिए आप मैट्रिक्स ए की रैंक फाइंड कर रहे हैं और वो रैंक इक्वल्स टू n आ गई, तो आपको सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। और इसी यूनिक सॉल्यूशन को आप क्या बोलते हैं बेटा, जीरो सॉल्यूशन। और इसी जीरो सॉल्यूशन को आप ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इसी यूनिक सॉल्यूशन को आप क्या बोल देते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन भी। अगर आप दूसरा केस देखें यहां पर, तो रैंक ऑफ ए लेस देन एन अगर आपको मिल रहा है तो इसे बोला जाएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसे क्या बोला जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन अगर आपको मिल रहा है तो बेसिकली इसे आप नॉन जीरो सॉल्यूशन बोल सकते हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन जीरो मिलता है, तो नॉन जीरो से बेटर टर्म है आप इसे बोले नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अभी मैं बताऊंगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं। नॉन जीरो बोलने से थोड़ी सी समस्या हो जाएगी। क्या समस्या हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर एक जीरो सॉल्यूशन भी इंक्लूड होता है, तो हम लोग इसे बोल देते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, हालांकि कोई नई चीज नहीं है। दूसरे केस में आओ, अगर b नॉट इक्वल्स टू जीरो है, इसका मतलब ax इक्वल्स टू b हमें दिया गया है। इसका मतलब क्या है, ax इक्वल्स टू b हमें दिया गया है। बेसिकली जब ax इक्वल्स टू b आपको दिया जाता है तो इसे बोला जाता है नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस सिस्टम। अगर ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है तो इसमें भी दो केस बनते हैं। सर ये दो केस कहां से आए, देखो जरा, आप ही लोगों ने बताएं। पहला केस जहां पर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी इक्वल आ रहा हो। दूसरा केस ये देखो इक्वल आ रहा है। दूसरा केस जहां पर ये इक्वल नहीं आ रहा हो। तो आपने बोला सर रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी, या फिर रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी। सर रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी को जरा ध्यान से देखो। इक्वल टू एन है तो यूनिक सॉल्यूशन, लेस देन एन है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन तो हमेशा मिल रहा है ना, इसलिए इसको बोला जाता है कंसिस्टेंट सिस्टम। इसलिए इसको आप क्या बोलते हो, कंसिस्टेंट सिस्टम। इसको क्या बोला जाएगा, यहां पर कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा, इसलिए इसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इसको क्या बोला जाता है,
इनकंसिस्टेंट सिस्टम, मतलब नो सोल्यूशन। सो सर अगर ये कंसिस्टेंट है तो फिर इसके अंदर दो केस बनेंगे। पहला केस हो सकता है रैंक इक्वल टू एन हो सकता है रैंक लेस देन एन हो। अगर रैंक इक्वल्स टू एन होता है तो आपको मिलता है यहां से यूनिक सॉल्यूशन। अगर रैंक लेस देन एन होता है तो आपको यहां से मिलता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। बट ऑलवेज रिमेंबर, ये यूनिक सॉल्यूशन का मतलब जीरो सॉल्यूशन नहीं है, ये यूनिक सॉल्यूशन का मतलब जीरो सॉल्यूशन है। आप देख सकते हैं यहां पर ये यूनिक सॉल्यूशन आपको ओरिजिन पे नहीं मिल रहा है, ये यूनिक सॉल्यूशन ओरिजिन से नहीं जा रहा है। चलिए बताइए इतना पॉइंट समझ में आया है या नहीं आया है? इतनी बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? सो मैंने टू डायमेंशनल की मदद से थ्री डायमेंशन को दिखाया। अब अगर आप चाहें तो मैं थ्री डायमेंशन के अंदर भी, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। चलिए हाँ, सो मैंने आपको टू डायमेंशन की मदद से एक्चुअल में थ्री डायमेंशन का कॉन्सेप्ट समझाया है। अब अगर आप चाहते हैं कि सर हमें थ्री डायमेंशन वाली चीज भी आप ड्रॉ करके बताओ कि कैसे यूनिक सॉल्यूशन बनता है, कैसे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बनता है, तो उसके लिए आपको 5 मिनट मुझे देने पड़ेंगे और 5 मिनट में मैं आपको वो भी बता सकता हूँ। देखो अभी बता देता हूँ। देखो थोड़ा सा फोकस करना बोर्ड के ऊपर, थोड़ा सा फोकस करना, थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन बना देंगे। अभी देखो, अरे देखो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं आपको। मान लीजिए एक्स वाई जेड, मतलब शायद एक प्लेन रहा होगा। मान लीजिए एक प्लेन आपको ऐसा दिया गया हो, ये आपके पास में एक प्लेन मैंने ड्रॉ कर दिया है। मान लीजिए एक दूसरा प्लेन और दिया गया है आपको यहां पर ऐसे, ये एक दूसरा प्लेन आपने ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरीके का। क्लियर है? तो आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि सर दोनों प्लेन के बीच में एक कॉमन लाइन दिखाई दे रही है। इसका मतलब इतने पॉइंट्स है जिनके ऊपर ये एक दूसरे को टच कर पा रहे हैं। एक तीसरा प्लेन भी आपके पास अवेलेबल है और वो तीसरा प्लेन है देखो ऐसे। सो ये बन गया आपके पास में तीसरा प्लेन। तो अगर इन तीनों प्लेन का मुझे कोई एक कॉमन पॉइंट, एक सॉल्यूशन चाहिए, तो वो कॉमन पॉइंट कौन सा है? वो है ये कॉमन पॉइंट, ये है वो कॉमन पॉइंट। सो आप क्या बोल सकते हो कि ये कॉमन पॉइंट, पहली चीज तो ये एक यूनिक सॉल्यूशन है। ये कैसा सॉल्यूशन है? एक यूनिक सॉल्यूशन है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये यूनिक सॉल्यूशन भी कैसा है? x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू जीरो। मतलब ये आपको जीरो सॉल्यूशन के बारे में बता रहा है। ये आपको जीरो सॉल्यूशन के बारे में बता रहा है। जरा बोलिए यस और नो, इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम का कॉर्नर देख लीजिए। एक दीवार, दूसरी दीवार, तीसरी छत, तीनों का एक कॉमन पॉइंट होगा, वो कॉर्नर। वही बताता है यूनिक सॉल्यूशन को। समझ गए क्या? एक बार बता दो यार। ये यूनिक सॉल्यूशन है, जीरो सॉल्यूशन। जब होमोजीनियस सिस्टम रहा होगा ना, कौन सा? ये वाला होमोजीनियस सिस्टम वाला। अब देखिए आप बोलते हो नहीं सर यूनिक सॉल्यूशन अगर नॉन जीरो वाला हमें देखना, ये वाला देखना हो तो सेम कहानी अगर कहीं और बनी हो, देखो सेम कहानी बेटा अगर कहीं और बनी हो
बड़ी आसानी से बना सकते हो अब आप। ये देखो, एक प्लेन है ये वाला, कुछ ऐसा। एक प्लेन आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का। एक प्लेन आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का। तो बड़ी आसानी से आप यहां पर बता सकते हो कि सर अगर ये जो भी कहानी बन रही है तीन प्लेन के बीच में, अगर वो ओरिजिन पर ना कहीं और जगह पर बने, तो इस बार जो यूनिक सॉल्यूशन आएगा वो आपका नॉन जीरो यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? क्योंकि वो ओरिजिन पर नहीं है। अगर आपको किसी और तरीके से यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक तरीका है कि आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा होगा। देखो कुछ और ज्योमेट्री भी मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखे तो। मान लीजिए ये आपके पास में एक रूम है, ऐसे ऐसे मान लिया हमने, 3 डायमेंशनल रूम है। तो हमने बोला कि अगर इसके अंदर थोड़ा सा आप इन चीजों को समझ जाएंगे ना, तो आपके लिए काफी आसानी होगी। इसलिए मैं टाइम लेके ये सब चीज आपको दिखा रहा हूं। देखो जरा ध्यान से। मान लीजिए एक प्लेन जो है आपके पास में, यार ये तो थोड़ा सा मुझे एडिट करना पड़ेगा। कैसे मिटोगे भाई तुम? हम्म, 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 मिट गया। एक सेकंड बेटा, बस एक सेकंड, मैं आपको ये चीज क्लियर करता हूँ थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर वे में। देखिए, अगर मान लीजिए एक प्लेन अगर आप देखें तो ऐसा, इसको इससे मिला दिया आपने और इसको इससे मिला दिया आपने। थोड़ा सा ये प्लेन आपको दिखाई नहीं देगा, ये बनाओ। एक प्लेन आप देख सकते हैं ऐसा और ऐसा। ये प्लेन आपका तैयार हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आपने बोला सर ये बन गया हमारा पहला प्लेन। मैं सिर्फ आपको यूनिक सॉल्यूशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि होता क्या है। एक प्लेन ये तैयार हो गया है ना? अब देखिए जो दूसरा प्लेन है वो कैसा बनाना चाह रहे हैं हम लोग। तो दूसरा प्लेन जो है, अगर आप उसको ध्यान से देखें, तो दूसरा प्लेन ये देखो ऐसे, 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 और ये कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये बन गया आपके पास में दूसरा प्लेन। तो आप देख सकते हैं इन दोनों प्लेन ने एक दूसरे को एक लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट किया होगा। इन दोनों प्लेन ने एक दूसरे को एक लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट किया होगा। हाँ बताओ, ये थोड़ा सा फील कर पा रहे हो? ये थोड़ा सा फील कर पा रहे हो? यस और नो? इमेजिन कर पा रहे हो ना? मैं पता चले इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हो, मैं ऐसे ही बना रहा हूं। हम्म। अगर इमेजिन कर पा रहे हो तो देखो, एक प्लेन ये गया यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, तो ये बन गया आपके पास में तीसरा प्लेन। ये बन गया बेटा आपके पास तीसरा प्लेन। सब कचरा हो गया ना? अब दिमाग में इमेजिन कर पाओगे तो ही, दिमाग में इमेजिन कर पाओगे तो ही इसका यूनिक सॉल्यूशन आप देख पाओगे। कैसे?
देखो एक प्लेन जा रहा है ऐसे, एक प्लेन जा रहा है ऐसे, तो एक कॉमन लाइन आई होगी। अब एक प्लेन आ गया ऐसे, तो उस कॉमन लाइन पे वो प्लेन सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तो सिर्फ वही एक कॉमन पॉइंट रहा होगा जिसको आप यूनिक सॉल्यूशन बोलने वाले हो। यहां कहीं पर वही एक आपका कॉमन पॉइंट रहा होगा जिसको आप क्या बोलने वाले हो, यूनिक सॉल्यूशन बोलने वाले हो। अब देखो दूसरा पॉइंट अगर मैं आपको दिखाना चाहूं यहां पर, देखिए ध्यान से, दूसरा पॉइंट अगर मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूं, बोर्ड पर देखेंगे सभी लोग, बोर्ड पर देखेंगे, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बोर्ड पर कॉन्सेंट्रेट करते रहिए। जगह कहाँ गई हमारी, थोड़ी देर के लिए बोर्ड पर कॉन्सेंट्रेट करते रहिए। हाँ अब देखिए, अगर मान लीजिए आप यहां पर, मान लीजिए अगर आप यहां पर इस प्लेन को देखें, तो पहला प्लेन तो ये रहा, दूसरे प्लेन को अगर आप ध्यान से देखें यहां पर, तो दूसरा प्लेन आप देख पा रहे हैं यहां पर बड़ी आसानी से, ये ऊपर पैरेलल है बिल्कुल इसके। तीसरे प्लेन को अगर आप देखें यहां पर, तो तीसरा प्लेन भी आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा यहां पर। तीनों पॉइंट का कोई भी एक कॉमन पॉइंट, कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा होगा। कोई भी अगर कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो ये किसको बता रहे होंगे, ये बता रहे होंगे यहां पर नो सॉल्यूशन। किसको बता रहे होंगे यहां पर, नो सॉल्यूशन को। बताएंगे नो सॉल्यूशन क्लियर हुआ या नहीं हुआ। मैंने आपको यूनिक सॉल्यूशन बता दिया, होमोजीनियस में, नॉन होमोजीनियस में। मैंने आपको यहां पर भी एक यूनिक सॉल्यूशन बता दिया, और ये हो गया आपके पास नो सॉल्यूशन। अब पॉइंट आता है आपके पास में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का। अब पॉइंट आता है आपके पास में सिर्फ एक इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का। अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की हम लोग चर्चा करें, तो देखो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कैसा दिखाई देगा। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन कि अगर, इसकी जरूरत नहीं है, अब हमें सिंपल मार्कर की जरूरत है। जस्ट इमेजिन अगर एक प्लेन आपके पास में अगर ऐसा हो, एक प्लेन अगर आपके पास में कुछ ऐसा दिया गया हो, क्लियर है। ये देखिए आपका पहला प्लेन, एक प्लेन अगर आपके पास में कुछ इस तरीके का हो, और मान लीजिए एक प्लेन आपके पास में कुछ इस तरीके का हो, सो आप इसके अंदर क्या देख रहे हैं सर, हम इसके अंदर ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि यहां पर बेसिकली एक ये कॉमन लाइन, तीनों प्लेन के लिए एक ही कॉमन लाइन हमें दिखाई दे रही है। अगर तीनों प्लेन के लिए अगर एक ही कॉमन लाइन दिखाई दे रही है, तो आप बोल सकते हो कि यहां पर ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो कि कॉमन पॉइंट है तीनों प्लेन के लिए, तो ये बनेंगे आपके पास में इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ये क्या बनने वाले हैं आपके पास में, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और अगर ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको इसके अंदर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आने वाली है। अब थोड़ा सा इमेजिन करने के लिए फिर से मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा इमेजिन करने के लिए फिर से मैं आपके दिमाग में ये विजुअलाइजेशन डाल देता हूं। जो आपका रूम है उसका कॉर्नर, दो दीवार हो गई, एक छत हो गई, ये तीनों मिलकर एक यूनिक सॉल्यूशन बना रहे हैं। जब आप घर पर देखना, जब रैक के अंदर आप बुक्स अरेंज करते हैं, तो पहली बुक थोड़ा सा कांटेक्ट छोड़िए, दूसरी बुक थोड़ा सा कांटेक्ट छोड़िए, तीसरी बुक, जब ये तीनों पैरेलल होगी, तो वो बनाएगा नो सॉल्यूशन। और जब आप एक बुक को देखेंगे, मेरे पास यहां पड़ी है तो बुक मैं अभी दिखाता हूं आपको, है नहीं, रुको एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, अभी देखो, एक सेकंड रुक
तो देखिए अब आप समझ पाएंगे इसको और ज्यादा अच्छे से। ये आपके पास में एक बुक है, ये देखिए, ये पहला प्लेन, ये दूसरा प्लेन, ये तीसरा प्लेन, ये फोर्थ प्लेन, मतलब जितने भी प्लेन है सारे के सारे, ये देखिए एक प्लेन, ये दूसरा प्लेन, ये तीसरा प्लेन और ये फोर्थ प्लेन, सारे के सारे प्लेन अगर आप देखेंगे यहां पर तो इस जगह पर कॉमन है। इन सारे प्लेन की एक कॉमन लाइन यहां पर है, तो ये भी एक सॉल्यूशन हुआ, ये भी एक सॉल्यूशन हुआ, ये भी सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन, सारे पॉइंट जितने भी है वो सारे के सारे इसके लिए क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन। तो ये आपके पास में देंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसी तरह से अगर आप यहां लिख देते हैं लाइक ये देखिए, इसी तरह से अगर आप ऐसा रख देते हैं यहां पर, ये आपके पास में एक प्लेन, इसके ऊपर ये दूसरा प्लेन, तो इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है ना, और इसके ऊपर ये तीसरा प्लेन, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो ये बनाएंगे आपके पास में नो सॉल्यूशन का केस, नो सॉल्यूशन का केस। और अगर आप इसको कुछ ऐसा कंसीडर कर ले, देखो ये एक प्लेन और ये दूसरा प्लेन और यहां पर तीसरा प्लेन, ये देखिए एक प्लेन, ये दूसरा प्लेन, या फिर यहां पर मान लो तीसरा प्लेन, तो ये जो कॉर्नर पॉइंट आएगा ना, ये तीनों का कॉमन पॉइंट होगा और ये बन जाएगा आपके पास में यूनिक सॉल्यूशन। एक बार जल्दी से बोल दो क्लियर हुआ है नहीं हुआ, एक बार बेटा जल्दी से बोल दो क्लियर हुआ है नहीं हुआ। तो 3 डायमेंशनल एनालिसिस मैंने आपको समझा दिया है, मतलब आप देखेंगे ज्यादातर आपको 2 डायमेंशनल भी नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको 3 डायमेंशनल समझा दिया है, तो मेरे ख्याल से अब पॉइंट क्लियर हो गया होगा, अब पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर ठीक है ये बात समझ में आ गई, पर ये चेक कैसे करेंगे, ये चेक कैसे करेंगे, इसमें ए मैट्रिक्स कौन है ये तो पता चल गया, अब ए बी मैट्रिक्स कौन है वो अभी भी मैंने आपको बताया था, ए बी होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ए बी ये होगा आपके पास में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसे, E11 12 13 21 22 23 31 32 33 B1 B2 B3, ये बन गया आपके पास में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर सारी कहानी समझ में आ गई, पर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा और उसको कैसे सॉल्व करना है। बहुत बार बच्चे सोचते हैं कि सर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा कि एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ, एग्जाम में बेटा एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं पूछेगा, क्योंकि गेट हमसे 2 कदम आगे चलता है। हमको पता है कि अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछेगा तो आप वैल्यू उठा के पुट करके वहां पर सेटिस्फाइड करवा लोगे, जो भी ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा होगा वही आपका फाइनल आंसर। पर गेट आपसे सिर्फ टाइप ऑफ सॉल्यूशन पूछता है, गेट पूछता है जीरो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, किस टाइप का सॉल्यूशन होगा ये बताओ, और इसके लिए आपको पूरा प्रोसीजर अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली मैं अब आपको स्ट्रक्चर्ड एग्जांपल की मदद से कुछ एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी प्रैक्टिस मैंने बता रखा आपको 8 बजे हम लोग शाम को करेंगे, लेकिन कुछ बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आपके पास में एक सिस्टम दिया गया है विच इज 2x plus 3y minus z equals to 0, x minus y minus 2z equals to 0, 3x plus y plus 3z equals to 0। हमसे पूछा है कि इस प्रॉब्लम के लिए टाइप ऑफ सॉल्यूशन बताओ। सो आपको कैसे रीड करना है प्रॉब्लम को, इक्वल्स टू में 0 है तो ये होमोजीनियस होगा, और होमोजीनियस में कभी भी नो सॉल्यूशन नहीं होता, इसमें या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, मतलब 4 में से 2 ऑप्शन तो आपने वैसे कैंसिल कर दिया, अब सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे हैं जिसमें आपको चेक करना है या तो यूनिक या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, या तो यूनिक या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता। कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स ए को डिफाइन करेंगे जिसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ए हो गया आपके पास 2 1 3 3 -1 1 -1 -2 3, ये आपका मैट्रिक्स ए है। आपको फाइंड करना है इसकी रैंक। सो अभी किसी ने आई थिंक विक्रम था या विक्रांत था, दोनों में से कोई नाम था, शायद विक्रम ही होगा,
तो उन्होंने पूछा था कि सर कैसे ऑपरेशंस लगाए जाते हैं, फिर से आप समझ लीजिए, फिर से आ गई हमारे पास कहानी। मैं इसकी रैंक फाइंड कर रहा हूं बेटा। रैंक फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसको 0 बनाया जाएगा। सो आप एक ऑपरेशन लगाएंगे, R3 इज रिप्लेस्ड बाय, R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस 3R1। ऐसा लगा तो क्या दिक्कत है? क्यों किया ऐसा? क्योंकि ये 3 है, ये 1 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दो तो ये 0 हो जाएगा ना। तो ये बन गया 0, 1 माइनस ऑफ -1 माइनस ऑफ -3 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, और ये +3 हो जाएगा। सो ओवरऑल ये बन जाएगा आपके पास में 4। ये देखिए बेटा 3, ये -6, फिर माइनस करोगे तो +6 हो जाएगा, तो ये बन गया 9। अब आपको इसको 0 करना है। अगर इसको 0 करना है तो एक ऑपरेशन आपने लगाया, R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस R1/2, तो ये हो गया 0। ये है आपके पास -1, इसमेमें से 3/2 को माइनस कर दो तो 2 एलसीएम आ गया, -2 -3 -5/2, -5/2। ये आपके पास -2, इसमें से माइनस, तो ये +1/2, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में? -3/2। और ये आ गया आपके पास 2 3 -1। देखो अभी ये इक्लन फॉर्म नहीं आई है, इसके अंदर एक भी 0 नहीं है, इसमें 1 है और इसमें 1 है, इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है। तो अब आप इसको 0 बनाने जाएंगे। सो अगर इसको आपको 0 बनाना है तो आप सिंपल सा एक ऑपरेशन लगाएंगे, जो कि बड़ा ही खराब लग रहा है लेकिन फिर भी हम लगा देंगे। क्या ऑपरेशन लगाएंगे? R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? -5/2। आपको 5/2 को 4 बनाना है। कैसे बनाएंगे 5/2 को 4? पहले तो इसको 5 से डिवाइड कर दो, फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से 5 कट गया और यहाँ पे कितना आ गया? 4। क्लियर है? ये लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको वहां पर। तो आपने क्या बोला? +8/5R2, +8/5R2। जैसे आपने ये लॉजिक लगाया, ये बन गया आपके पास में 0 0। अब देखिए ये है 9 प्लस -3/2 मल्टीप्लाई बाय 8/5, तो ये कितना आ रहा है आपके पास में? 9। एक्चुअल में बन जाएगा -24, ये 12/5। एलसीएम ले लो, 45 - 12 डिवाइडेड बाय 5, तो बड़ा ही बेकार सा आ रहा है। 33 डिवाइड बाय 5, ठीक है, व्हाटएवर जो भी आ रहा हो हमें तो मतलब नहीं। 33 डिवाइड बाय 5, और यहां पर आ गया आपके पास 0 -5/2। कैलकुलेशन आप लोग वेरीफाई कर लेना, अगर एक आध पॉइंट ऊपर नीचे हो तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्वेश्चन पर एग्जाम में पड़ेगा, यहां नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए, ये आपने अप्लाई कर दिया। अब आपने कहा सर इसके अंदर कितने 0 है? एक भी नहीं है। इसके अंदर कितने हैं? एक। इसके अंदर कितने हैं? 2। इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये इक्वल फॉर्म है। नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो, तो आपने बोल दिया तीनों नॉन जीरो है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितनी हो जाएगी? 3। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितनी हो जाएगी? 3। होमोजीनियस रैंक जो है 3 के बराबर है। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 3। तो रैंक जो है नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर है। बताओ सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? रैंक जो है नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर है। बताओ सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? सभी लोग बताओ। ऑफ कोर्स यूनिक सॉल्यूशन। और कोई बोलता है सर वो यूनिक सॉल्यूशन भी बताओ हमें क्या होगा, तो हम बोलेंगे उसको x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 0। इसी को हम बोलते हैं जीरो सॉल्यूशन, इसी को हम बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसी को हम बोलते हैं जीरो सॉल्यूशन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर? ट्रिवियल सॉल्यूशन। एक और क्वेश्चन देखें, सबके ऊपर एटलीस्ट एक ही क्वेश्चन तो देख लेते हैं, तो आपको समझ में आया कि वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्या मतलब था। देखो क्वेश्चन नंबर 2, एक ही क्वेश्चन तो यहाँ देख लेते हैं सबके ऊपर, तो प्रैक्टिस के लिए आपको एक और क्लास का टाइम दे ही रखा है। तो ये बन जाएगा x माइनस 2y प्लस z इक्वल्स टू 0। x प्लस y माइनस z इक्वल्स टू 0। 3x प्लस 6y
माइनस 5z इक्वल्स टू 3। तो बेटा ये प्रॉब्लम आ गई है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये पहचानना पड़ेगा कि आपका जो सिस्टम है वो कैसा है, होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है। जरा बता दो सिस्टम कैसा है, होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है? जरा बता दो बेटा सिस्टम जो है वो कैसा है, होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है? होमोजीनियस, होमोजीनियस, वेरी गुड। होमोजीनियस है तो कंसिस्टेंट तो हमेशा रहेगा, या तो यूनिक या इनफाइनाइटली, बस दो ही ऑप्शन, बाकी दो ऑप्शन बेकार है। हमने कहा मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए क्या होगी, 1 -2 1 1 1 -1 3 6 -5। ये आपके पास में एक मैट्रिक्स ए बन गई, ये आपके पास में एक मैट्रिक्स ए बन गई है। अगर ये मैट्रिक्स ए बन गई है तो ऐसी कंडीशन में, अगर ये मैट्रिक्स ए बन गई है तो ऐसी कंडीशन में हमें फाइंड करना है इसकी रैंक। देखो जब यहां पर 1 हो ना तो सारी माया मोह छोड़ के सिर्फ यहीं से ऑपरेशन लगाना है। R3 इज रिप्लेस बाय R3 माइनस 3R1। कितना अच्छा ऑपरेशन है। R2 इज रिप्लेस बाय R2 माइनस R1। जैसे ये ऑपरेशन लगाओगे देखो ये हो गया 0, 6 -6 माइनस ऑफ -6 12, -5 -3 -8, 1 -1 0, 1 + 2 3, -1 -1 -2, ओके, 1 -2 1। अब एक ऑपरेशन लगाओ, R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस 4R2। जैसे बेटा ये ऑपरेशन आप लगाओगे देखो क्या बन जाएगा, 0 0 0 0 3 -2 1 -2 1। इसके अंदर कितने जीरो है, एक भी नहीं है। इसके अंदर कितने हैं, एक है। इसमें कितने हैं, 3। इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इक्विवेलेंट फॉर्म आ चुकी है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, ये नॉन जीरो है सर, ये नॉन जीरो है सर, ये तो जीरो रो हो गई। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 2। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए लेस देन n। अगर लेस देन n आ रहा है तो जरा बताओ सॉल्यूशन कैसा होगा। बेटा अगर लेस देन n आ रहा है तो जरा बताओ सॉल्यूशन कैसा होगा। infinitely many solution, infinitely many solution, infinitely many solution। अच्छा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सर वो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन कौन से है वो भी तो बताओ हमें। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन ये मान तो लिया हमने, जैसे यूनिक सॉल्यूशन में आपने बोला कि x = y = z = 0, उसका एक सॉल्यूशन होगा। तो वो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन कौन से हैं जरा हमें ढूंढ के तो बताओ। तो मैं आपको वो भी ढूंढ के बता सकता हूं, कैसे, देखो जरा। इसको आपने कैसे लिखा था, इसको आपने लिखा था 1 -2 1 1 1 -1 3 6 -5। यहां पर आया था आपके पास में x y z = 0। देखिए ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को इसकी जगह ये मैट्रिक्स यूज कर सकता हूं। क्यों यूज कर सकता हूं, क्योंकि दोनों सिमिलर मैट्रिक्स है। सिमिलर मैट्रिक्स है तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं इसे यूज करूंगा। 1 -2 1 1 -2 1, यहाँ पे था 0 0 0, यहाँ पर शायद एक 0 था, और देख लेते क्या क्या है, 3 -2 3 -2। ये आ रहा है आपके पास में x y z = 0। देखो अब यहां से दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये बन गया x - 2y + z = 0। देखिए मैं फिर बोल रहा हूं हमारा काम हो गया, बस एग्जाम में यही बता रहा था इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मैं थोड़ा सा आगे बता रहा हूं कि अगर एग्जाम में कोई अच्छा क्वेश्चन पूछता है तो क्या होगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 3y - 2z = 0। यहां से दो इक्वेशन बन रही है। देखो जब आप प्रॉब्लम में ये डिक्लेयर कर देते हो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो आप इस बात को समझिए कि वहां पर रैंक जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आई होगी। देखो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आई होगी तो यहां पर एक टर्म फाइंड की जाती है जिसे बोला जाता है फ्री वेरिएबल, जिसे आप क्या बोलेंगे, फ्री वेरिएबल। ये होती है आपके पास में नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक ऑफ मैट्रिक्स।
सो आपने बोला सर नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं 3, रैंक कितनी आई 2 1, तो बेसिकली एक वो फ्री वेरिएबल होगा यहाँ पर जो आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बताएगा। सर ये फ्री वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसा वेरिएबल जो सबसे इंडिपेंडेंट हो। तो हमने कहा ऐसे कितने वेरिएबल होंगे, ये बता रहा है कि यहां से ऐसा सिर्फ एक वेरिएबल होगा। तो हमने कहा लेट अस सपोज ध्यान रखना, मान रहे हैं हम लोग z इक्वल्स टू k, z वो फ्री वेरिएबल है जिसको हम लोग यहाँ पर k मान लेते हैं, ये x y किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, z आपका फ्री वेरिएबल हो गया। तो अगर z इक्वल्स टू k है तो मेरे ख्याल से ये बोलना गलत नहीं होगा, यहाँ पर 3y माइनस 2k इक्वल्स टू 0, देन 3y इक्वल्स टू प्लस 2k एंड y इक्वल्स टू 2/3k। बोलिए बेटा क्लियर हुआ है नहीं हुआ? जल्दी से बोल दो इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अगर इसमें कोई समस्या है तो बताओ, कोई समस्या है तो मैं वापस एक्सप्लेन करता हूं, अगर समस्या नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। बोलिए इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ओके बाकी स्टूडेंट्स? ओके 10-15 सेकंड लेट आते हैं यार तुम्हारा। यस देखिए अगर कुछ समस्या है, कोई पॉइंट आपको नहीं पता चला हो तो आपको बोलना पड़ेगा, अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपको कभी समझ नहीं आएगा। इसलिए बिल्कुल दिल खोल के बोला करो सर ये वाला पॉइंट समझ ही नहीं आया, वापस रिपीट कर दो। और अगर समझ आ गया तब तो बिल्कुल जोर से चिल्लाना, आपको यस की कमेंट आने से पहले आपकी आवाज आ जाए यहाँ तक। चलिए सो अब आपके पास z आ चुका है, y आ चुका है, तो आप चाहें तो बाय दिस इक्वेशन x माइनस 2, y की जगह आप पुट कर देंगे 2/3k, z की जगह आप पुट कर देंगे k इक्वल्स टू 0, सो x माइनस 4/3k प्लस k इक्वल्स टू 0। x अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो ये बन जाएगा k, ये बन जाएगा 4/3k माइनस k विच इज 1/3k। सो x भी आ चुका है, y भी आ चुका है, z भी आ चुका है, तो आप लिखेंगे x y z, x y z इक्वल्स टू x की जगह क्या आ रहा है आपके पास में k/3, y की जगह क्या आ रहा है आपके पास में 2k/3, z की जगह क्या आ रहा है आपके पास में k। यहां से आप k बाहर ले लीजिए, यहां से k बाहर लेने के बाद में ये आ रहा है 1/3, 2/3, 1। ये आपके पास में फाइनल सॉल्यूशन आ गया, ये आपके पास में बेटा फाइनल सॉल्यूशन आ गया। देखो 1/3, 2/3 और 1 पुट करके देख लो किसी भी इक्वेशन में, आगे वो इक्वेशन 1/3, 2/3 और 1 पुट करके देख लो, ये सेटिस्फाइड कर रहा होगा तीनों इक्वेशन को। अब k को अगर मैं यहां से वेरी करवाता हूं, k को 1 की जगह अगर 2 पुट करूंगा तो एक और सॉल्यूशन आएगा 2/3, 4/3 एंड 2, वो भी सेटिस्फाइड करेगा। k को अगर मैं 5 पुट कर देता हूं तो 5/3, 10/3 और 5, वो भी सेटिस्फाइड करेगा। तो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k के लिए आपको यहां से क्या मिलने वाली है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। लेकिन इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, एग्जाम के अंदर सिर्फ आपको इतना बताना पड़ता है कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या, आपने बता दिया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, आपका काम हो गया। दूसरा पॉइंट, कभी कभी एग्जाम के अंदर ऐसा पूछ लेते हैं कि बताओ फ्री वेरिएबल कितने हैं, तो ये फ्री वेरिएबल का जो फॉर्मूला है ये भी आप ध्यान रखेंगे, और ये जो फ्री वेरिएबल है इसको और क्या क्या बोलते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसे आप फ्री वेरिएबल तो बोल ही रहे हैं, तो फ्री वेरिएबल के साथ आप इसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोल देते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोल देते हैं, इसे आप इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। इसे आप नलिटी भी बोल देते हैं, इसे आप डायमेंशन ऑफ नल स्पेस भी बोल देते हैं। तो एग्जाम में कोई भी टर्म यूज हो रहा हो तो आप कंफ्यूज ना होंगे, ये सारी चीजें एक ही बात है, तो बड़ी आसानी से आप इसे कैलकुलेट करके बता देंगे। एक बार बताएंगे सभी स्टूडेंट्स बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैंने अपनी तरफ से सारी चीजें बड़ी आसानी से आपको समझाई है, और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में भी आया होगा। चलिए अगर क्लियर हो गया हो तो देखो,
होमोजीनियस वाले केस मैंने आपको समझा दिए, अब नॉन होमोजीनियस वाले केस भी समझा देता हूं। अच्छा, आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की एक बुक मिली है क्या? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की एक बुक मिली है क्या यहां से? कल्याणी ने बोला यस, बाकी बोल रहे नो। अच्छा, नो इसका आंसर है कि भाई बुक नहीं मिली है। ठीक, तो जो आपका कोर्स मॉड्यूल है उसके हिसाब से मिलेगी क्या, ये बताओ। जो कोर्स मॉड्यूल है उसके हिसाब से मिलेगी क्या? अगर आपको पता हो तो कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। देखिए, अगर मिलती है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज कल मैं आपको वो बुक लाके दिखाऊंगा। एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक होगी गेट के लिए, जिसमें लगभग 1600 से लेकर 2000 तक क्वेश्चन है। अगर आप जो मैं लिखवा रहा हूं उसको समझ लेते हैं, और उसके बाद में यूट्यूब पर तो ऑफकोर्स मैं सॉल्व करवा ही रहा हूं, यूट्यूब पर मैं आपको लगभग 500 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, इसके एडिशनल, इसके अलावा क्वेश्चन। तो अगर इतना पार्ट आप कर लेते हो तो गेट एग्जाम में आपका 15 मार्क्स का, जिसको कभी कभी हम देखते हैं 13 मार्क्स भी आता है एग्जाम के अंदर, 13 to 15 मार्क्स का जो मैथमेटिक्स है उसमें से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आप ये नहीं सॉल्व करते हो तो आपको अभी जो 8 से 10 क्लास चल रही है उसके कॉन्सेप्ट प्लस ये 500 क्वेश्चन, ये दो चीज कर लेना, तब भी आपके क्वेश्चन जो है वो कहीं पर भी नहीं जाएंगे। इतना काम आपको कम से कम करना है, और ज्यादा से ज्यादा करना हो तो ये बुक सॉल्व कर लेना बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम लोग। ये क्वेश्चन आपके पास में x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 4, x प्लस 2y, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 6, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 10। ये मान लीजिए आपके सामने एक प्रॉब्लम आई है। अगर इस प्रॉब्लम को आप ध्यान से देखें, अगर इस प्रॉब्लम को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सबसे पहली चीज तो ये नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस है तो आपको एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि यार ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे दिखाई देगी। सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, ये दिखने में कैसी है, देखो जरा इसे ध्यान से। ये है आपके पास 1 1 1 4, 1 2 3 6, 2 3 4 10। ये डॉटेड लाइन इसलिए बनाते हैं ताकि आपको पता रहे कि ये ए है इतना सा, और ये पूरा ए बी है। हमने कहा यार इसकी रैंक पता करनी है, तो जब भी नॉन होमोजीनियस सिस्टम आता है तो ए की रैंक भी जाननी होती है और ए बी की रैंक भी जाननी होती है। इसलिए आप ये चीज ध्यान रखेंगे, ऐसी कंडीशन में आप ए और ए बी दोनों को साथ में लेकर चले, ऑपरेशन दोनों में साथ में लगाए। जैसे मुझे ये 0 बनाना है, अगर मुझे ये 0 बनाना है तो मैं लिखूंगा R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस 2R1, तो ये बन जाएगा बेटा यहां पर 0। और इससे अच्छा दिख रहा है मुझे तो यार, इससे अच्छा ऑपरेशन दिख रहा है। देखो दोनों को ऐड करो और माइनस कर दो, तो इससे अच्छा ऑपरेशन मिल गया मुझे। R3 इज रिप्लेस बाय, तो ऐसे में क्या बन रहा है, ये 0 0 0 एंड 0। ये लो, एक काम तो हो गया। अब एक ऑपरेशन और लगा दो इसको 0 बनाने के लिए, R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस R1। तो हमने कहा ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 1 1 1 4। तो आपने बोला एक भी 0 नहीं है, आपने बोला एक 0 है, आपने बोला 4 0 है। इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इक्लन फॉर्म आ गई। इक्लन फॉर्म आ गई तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज काउंट कर लो। आपने कहा सर 2 रो ऐसी है जो नॉन जीरो है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। ध्यान से देखो बेटा, यहां तक का अगर ऑब्जर्व करोगे, यहां तक का अगर ऑब्जर्व करोगे तो वो रैंक ऑफ ए को बताएगा। इसके अंदर देखो 1 और 2 नॉन जीरो है। अब ए बी के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को ऑब्जर्व करो, इसके अंदर 1 और 2 नॉन जीरो रो है तो इसकी रैंक भी 2। तो आपने बोला सर रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी है।
लेकिन ये रैंक लेस देन, ये रैंक क्या है, लेस देन n है। बताओ सॉल्यूशन कैसा होगा, बताओ बेटा सॉल्यूशन कैसा होगा, सभी स्टूडेंट बताओ सॉल्यूशन कैसा होगा। आशीष यूनिक सॉल्यूशन, अरे यार ऐसा मत बोलो, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, लेस देन n है बेटा, लेस देन n। जब भी लेस देन n होगा ऐसे कंडीशन में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? तो इसको मैं थोड़ा साइड पे लिख देता हूं ताकि स्पेस बचा के और भी इंफॉर्मेशन दे सकूं। सो रैंक ऑफ a इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी, और ये हो गया लेस देन n। ये क्या हो गया बेटा, लेस देन n। अब सुनिए नेक्स्ट पॉइंट। सर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, तो क्या यहां पर भी आप हमें ये बता सकते हो कि वो कौन सी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे? अगर वो बता देते हो तो और भी मजा आ जाएगा, तो वो भी जान लेते बेटा। अगर वो जानना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो मैट्रिक्स आया ना इसको उठाओ और ऐसा कैसा यहां लिख दो, 1 1 1 0 1 2 0 0 0, यहां लिख दो x y z, और जो बचा हुआ पार्ट है उसको यहां लिख दो 4 2 0। तो हमने बोला दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 4, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस y प्लस 2z इक्वल्स टू 2, और यहां से तो कोई रिलेशन आ ही नहीं रहा। आपने बोला इतना लिखने के बाद में जरा उस पॉइंट के पास जाओ, फ्री वेरिएबल जिसके ऊपर स्टडी हुई थी। तो हमने बोला टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, रैंक 2 आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में फ्री वेरिएबल 1 होगा। तो हमने कहा z ये बेचारा जिसको आपको k मानना पड़ता है, तो हमने बोला लेट अस सपोज z इक्वल्स टू k। तो इस पहली इक्वेशन से आप बोल सकते हो y प्लस 2k इक्वल्स टू 2। तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास y इक्वल्स टू 2 माइनस 2k, y इक्वल्स टू 2 माइनस 2k। क्लियर है? अब देखिए यहां पर अगर y मिल गया, z मिल गया, तो x प्लस y कितना है 2 माइनस 2k, z कितना है k इक्वल्स टू 4। तो ये बन गया आपके पास में x इक्वल्स टू 4 माइनस k माइनस 2 प्लस 2k। तो शायद ये x आ रहा है 2 प्लस k। तो देखो z अवेलेबल है बेटा, x अवेलेबल है और y अवेलेबल है, तो फाइनल सॉल्यूशन जो है वो लिखा जाएगा x y z इक्वल्स टू, x कितना है 2 प्लस k, y कितना है 2 माइनस 2k, z कितना है k। आप इतना भी छोड़ सकते हैं, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको यहां लिख दो 2 2 0, और जो k वाली टर्म है उसको आगे लिख दो k माइनस 2k k। अब आप चाहें तो ऐसा नहीं है कि ये सब करें आप चाहें तो इसे सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं 2 2 0 प्लस k बाहर ले लीजिए 1 माइनस 2 1। तो इसमें अगर k बराबर 1 पुट करेंगे तो एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, k बराबर 2 पुट कीजिए, 3 पुट कीजिए, 5 पुट कीजिए, 10 पुट कीजिए, व्हाटएवर जो भी आप पुट करना चाहे पुट कीजिए। ऐसे कंडीशन में आपको डिफरेंट और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे बेटा इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे बेटा इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर इतना क्लियर हो जाता है तो एक बहुत प्यारा क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखता हूं। अगर इतना क्लियर हो जाता है तो बेटा एक बहुत प्यारा क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखूंगा। देखिए द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6, x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल्स टू 20, x प्लस 4y प्लस lambda z equals to mu. The system of equation has no solution for value of lambda and mu. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वो बोल रहा है lambda और mu की किस वैल्यू के लिए इस सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा।
मैं आपको सोचने के लिए 1 मिनट देता हूं और 1 मिनट में मैं वापस कनेक्ट होता हूं। तब तक आप लोग सोच के मुझे आंसर भी बता सकते हो। 1 मिनट में मैं वापस प्रकट हो जाऊंगा आपके सामने। 1 या 2 मिनट दे दिए मैंने। जल्दी से अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है तो आप लोग बताएं। चलिए बताएं कोई आइडिया अगर आपको लगाओ क्वेश्चन का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर आइडिया लगाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाओ तो अभी हम बताएंगे आइडिया। देखो सबसे पहली चीज तो नो सॉल्यूशन। सर नो सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है? नो सॉल्यूशन अगर आपसे बोला जाए कि सर नो सॉल्यूशन की क्या कंडीशन, आप बोर्ड पर देखेंगे बेटा। तो आपको ये पता है होमोजीनियस में कभी नो सॉल्यूशन होता ही नहीं है। नॉन होमोजीनियस तो नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस में नो सॉल्यूशन कब होगा? सर नॉन होमोजीनियस में नो सॉल्यूशन तब होगा जब रैंक ऑफ ए बी के बराबर नहीं होगा। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो नो सॉल्यूशन मिलेगा। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो नो सॉल्यूशन मिलेगा। हमने कहा चलिए ठीक है। चलिए अभी ए बी मैट्रिक्स को लिखते हैं। ए बी मैट्रिक्स को हमने लिखा तो ये बनेगा 1 1 1 6। ये देखिए 1 4 6 20 1 4 लैम्डा म्यू। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं 0। तो आपने पहला ऑपरेशन लगाया होगा R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस R2। मेरे ख्याल से ये भी सबसे अच्छा ऑपरेशन है। देखो यहाँ पर 0 0 लैम्डा -6 म्यू -20। इतना लिखने के बाद एक और ऑपरेशन आपने लगाया होगा R2 इज रिप्लेस बाय R2 माइनस R1। देखो 1 - 1 0 3 5 14 1 1 1 6। सर एक भी 0 नहीं, एक 0 2 0। इक्विवेलेंट फॉर्म तैयार। अगर इक्विवेलेंट फॉर्म तैयार हो चुकी है, अगर बेटा इक्विवेलेंट फॉर्म तैयार हो चुकी है तो अब हमें क्या करना है? हमें बेसिकली इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर सिनेरियो क्रिएट करना है। क्या मतलब है? आपको रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी को बराबर नहीं रखना है। कुछ ऐसी वैल्यूज म्यू और लैम्डा की हमें फाइंड करनी है। हमने कहा अगर मान लो ये नंबर 0 हो जाए और ये नंबर भी 0 हो जाए, ये कब होगा? ये होगा जब लैम्डा 6 होगा और म्यू 20 होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो ए की रैंक कितनी हो जाएगी? 2। ए बी की रैंक भी कितनी हो जाएगी? 2। तो हमने बोला ऐसा होता है तो रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू 2। 2 मतलब लेस देन n। तो आप कहेंगे यहां से तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर आप ऐसा बोल देते हो लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 6 एंड म्यू नॉट इक्वल्स टू
20, मतलब ये भी 0 नहीं है और ये भी 0 नहीं है, तो ए की रैंक भी 3 और ए बी की रैंक भी 3। तो आपने बोला सर रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू n, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। बताया ये मैंने आपको, बताया मैंने ये आपको। अब एक दूसरा सिनेरियो देखो, अगर लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 6 है बट म्यू इक्वल्स टू 20 है, इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर इस जगह पर 0 नहीं है, माय डियर स्टूडेंट्स, सभी लोग एक बार फोकस करेंगे, इस जगह पर अगर 0 नहीं है तो मैट्रिक्स ए के लिए लास्ट रो नॉन जीरो है, मैट्रिक्स ए के लिए तीनों रो नॉन जीरो है, तो आप बोलेंगे ए की रैंक तो 3 हो गई। अगर ये 0 नहीं है और ये 0 हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लास्ट रो ए बी के लिए भी नॉन जीरो हो गई, क्योंकि ए बी की लास्ट रो में एक नॉन जीरो एलिमेंट है। तो आपने बोल दिया सर अभी भी 3 इक्वल्स टू n, यूनिक सॉल्यूशन। अब एक कंडीशन बचती है, लैम्डा नॉट इक्वल्स टू, या सॉरी लैम्डा इक्वल्स टू 6 बट म्यू नॉट इक्वल्स टू 20। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो ये 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया तो लास्ट रो 0, लास्ट रो अगर 0 है, लास्ट रो अगर 0 है तो ए की रैंक कितनी हो गई 2, ए की रैंक कितनी हो गई बेटा 2। ये 0 नहीं है तो ए बी की लास्ट रो 0 नहीं है, ए बी की लास्ट रो 0 नहीं है, तो रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू 3। तो आपने क्या बोला सर रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी। अगर ऐसा होता है तभी आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला, नो सोल्यूशन। तो इसका मतलब, इसका जो एक्चुअल आंसर है वो ये है कि लैम्डा इक्वल्स टू 6 होना चाहिए और म्यू 20 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। म्यू 20 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जो मैंने बिल्कुल प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया है आपको। आई होप आपको इसके अंदर किसी तरह की कोई समस्या रही नहीं होगी। फिर भी अगर कोई समस्या रहती है तो आज 8 बजे हम लोग फिर से YouTube के ऊपर सेशन करने वाले हैं। उसके लिए मैंने आपको बोल रखा है कि या तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, नंबर मैंने आपको दे रखा है 77, मैं लिख देता हूं, नंबर मैंने दे रखा है आपको, ताकि मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर दूं, 7742020422। अगर ये नहीं है आपके पास में, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पर जाके सर्च कीजिए लेट्स स्टार्ट गेट ईएससी पीएसयू, और डायरेक्टली आप उस ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं जल्दी से। चलिए थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं फिर से 8 बजे। और आज रात इसी के ऊपर हम लोग यूट्यूब के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए थैंक यू, कल मिलेंगे आप।